ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट जिमा योंगजोंग झील से हुआ है। तिब्बत में इस नदी की लंबाई 1625 किलोमीटर, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर है। इस तरह से करीब 3000 किलोमीटर का सफर ये नदी अपने उद्गम स्थल से तय करती है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, चीन में यालुत्सांग पुचियांग या तिब्बत में जहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है वहाँ पर त्संगपो या सांपो नाम से जाना जाता है। जहाँ बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग कहते हैं, जबकि असम में इसे लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं। ऊंचाई को तेजी से छोड़कर ब्रह्मपुत्र मैदानों में दाखिल होती है। तब सादिया शहर के पश्चिम में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे ये नदी घाटी के लंबे घुमावदार मार्ग में प्रवेश करती है, तब कई नदियां इसमें मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र का ऊपरी मार्ग 18वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था। हालांकि 19वीं शताब्दी तक यह अज्ञात ही था। असम में साल 1886 में भारतीय सर्वेक्षक किंथुप और जीएफ निडैम ने त्यांगपो नदी को ही ब्रह्मपुत्र के ऊपरी मार्ग के रूप में स्थापित किया। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने तिब्बत में जीहकात्से तक नदी के पहाड़ी दर्रों की खोज की थी। ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के समन्वय की मिसाल है। विख्यात लोक गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका के गीत की इन पंक्तियों में ब्रह्मपुत्र की गहराई को महसूस किया जा सकता है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ, कत युग धरि आहि से प्रकाशी अमन्नयर अर्थ। ब्रह्मपुत्र पर कई गीत भी लिखे गए हैं। सिर्फ भूपेन दा ने ब्रह्मपुत्र पर कम से कम दर्जन भर गीतों को आवाज दी है। वैसे भी ब्रह्मपुत्र यहाँ के रचनाकारों और चित्रकारों की रचनाओं का पसंदीदा पात्र रही है। यह नाविकों के लिए जीवन की गति है तो मछुआरों के लिए जिंदगी। खास बात यह है कि ब्रह्मपुत्र पर जल परिवहन ही शेष दुनिया का पूर्वोत्तर में प्रवेश करने का सबसे प्राचीन रास्ता रहा है। आर्य अनार्य, मंगोल तिब्बती, बर्मी द्रविड़, मुगल और अहोम संस्कृतियों की टकराहट और मिलन का गवाह भी ब्रह्मपुत्र ही रहा है। जिस तरह अनेक नदियां इसमें समाहित होकर आगे बढ़ी हैं, उसी तरह कई संस्कृतियों ने मिलकर एक अलग संस्कृति का आलिंगन भी किया है। पूर्वोत्तर का जनजीवन काफी हद तक ब्रह्मपुत्र पर निर्भर है। यहाँ के समाज, सभ्यता और संस्कृति पर इसका प्रभाव युगों युगों से प्रचलित लोक कथाओं और लोकगीतों में देखा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में कामरूप, हैडम्ब, शोणितपुर, कौंडिल्य आदि न जाने कितने ही राज्य पनपे और बनते बिगड़ते रहे। अहोमों ने इसकी घाटी में प्रवेश कर 600 साल तक शासन किया। ब्रह्मपुत्र घाटी में पनपी इस सभ्यता ने ही विदेश से आए अहोमों को अपने रंग में रंग कर अपनी माटी से पूरी तरह से संस्कारित किया है। इसके किनारे जन्मे लाचित बरफुकन ने ही मुगल आक्रमणकारियों को असम की सीमा से बाहर खदेड़ा था। इस तरह ब्रह्मपुत्र के किनारों ने अंग्रेजों के अत्याचार भी देखे हैं। यह ब्रह्मपुत्र की घाटी की तासीर ही थी कि श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव और दामोदर देव जैसे संत यहाँ हुए।
श्रीमंत शंकरदेव ने यहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए ब्रजावली भाषा बनाई। ब्रह्मपुत्र के किनारे ही किसी भी क्षेत्रीय भाषा में पहली रामायण लिखी गई। ब्रह्मपुत्र के तटों पर शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी धर्म पनपे। ब्रह्मपुत्र के किनारे ही मां कामाख्या का शक्तिपीठ है। धुबड़ी का प्रसिद्ध गुरुद्वारा दमदमा साहिब भी यहीं है, जहां खुद नानक देव और गुरु तेग बहादुर भी आए। पर्व त्योहारों की अद्भुत मिसाल भी ब्रह्मपुत्र के किनारे ही देखने को मिलती है। अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की तस्वीर भी ब्रह्मपुत्र के तट पर देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बिहू गीतों की अपनी पहचान है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसी बोडो, जयंतिया और गारो जनजातियां अपनी अपनी रंग बिरंगी पोशाकों, अपनी मान्यताओं, रीति रिवाजों, अपनी भाषाओं, आस्थाओं और लोक नृत्यों से ब्रह्मपुत्र की घाटी को गुंजायमान करती हैं। एक तरफ ब्रह्मपुत्र असम के लिए वरदान है, तो दूसरी ओर उसका एक रौद्र रूप भी है। जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है, तब पूरे असम में त्राहि त्राहि मच जाती है। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट जाता है। रोजमर्रा की वस्तुएं शहरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरायघाट सहित अब तो कई सेतु भी बन गए हैं। जल परिवहन विभाग ने स्टीमर सेवा भी शुरू कर दी है। असंख्य छोटी बड़ी नौकाएं ब्रह्मपुत्र में आवागमन करती हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता। प्रसंगवश ये जानकारी भी जरूरी है कि साल 1962 में असम में गुवाहाटी के पास सड़क और रेल दोनों के लिए सरायघाट पुल बनने तक ब्रह्मपुत्र पर कोई पुल नहीं था। अब तो इसके समानांतर एक और पुल भी बन गया है। इसके बाद साल 1987 में तेजपुर के निकट कालिया भुमौरो सड़क पुल भी बन गया है। इस तरह ब्रिज और फ्लाईओवर के बनने से बारिश और बाढ़ के दिनों में लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हुई है। अलग अलग प्रजाति की मछलियों की भरमार भी ब्रह्मपुत्र में है। प्रवासी पक्षियों का संगम भी यहाँ देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र की बदौलत ही यहाँ चावल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे खनिज तेल का अपार भंडार है और डिगबोई, नूनमाटी, बोंगाईगांव और नुमलीगढ़ तेल रिफाइनरी पूरे देश में विख्यात हैं। कोयला खदानों के अलावा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से असम भरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र के दलदली किनारों में एक सींग वाले गैंडे उछल कूद करते नजर आते हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे जहां घने वन हैं, वहीं यहाँ की चाय भी विश्व प्रसिद्ध है। कागज, रबर और सिल्क उद्योग भी यहाँ खूब फले फूले। ब्रह्मपुत्र के किनारे जंगलों में हालों के खूबसूरत पेड़ जो 125 फुट तक लंबे होते हैं देखने को मिल जाते हैं। पूर्वोत्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र पर चीन की खास नजर भी है। दरअसल चीन की अपनी मजबूरी भी है। चीन में करीब 3 करोड़ लोगों को सहजता से पेयजल भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मपुत्र की धारा को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करता रहता है। इसके अलावा तिब्बत में चीन की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना जम हाइड्रो पावर स्टेशन भी शुरू हो गई है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर लगातार बन रहे बांध भी खतरे का संकेत दे रहे हैं। इन बांधों के बनने से असम समेत कई देशों पर खतरा बढ़ने की संभावना है। जानकार बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जंगल मजबूत नहीं हैं और उनके साथ छेड़छाड़ के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार ब्रह्मपुत्र के विकास के लिए नमामि ब्रह्मपुत्र योजना को मूर्त रूप देने की कवायद कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अन्य पहलुओं पर गौर करते हुए कारगर कदम उठाने की दरकार। सदियों से ब्रह्मपुत्र के हमारे लिए कई मायने रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के बिना इसके किनारे रहने वालों की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती।